मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी भारत के इतिहास में बहुत परिवर्तन का युग रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ वो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये रहा कि पिछले 250 सालों से जो एम्पायर बिल्डिंग होती रही, अगर आप मुगल साम्राज्य के विकास की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले बाबर भारत में आता है और छोटा सा साम्राज्य बनाता है, फरगना से भाग कर आता है। फिर हुमायूं उसको थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हुमायूं को खुद ही भागना पड़ता है। उसके बाद अकबर आता है और मुगल साम्राज्य लगभग पूरे भारत में, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाता है, जिसे जहांगीर और शाहजहां के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। और साउथ इंडिया में उसके थोड़ा और एक्सपैंड, साउथ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे उसको थोड़ा और एक्सपैंड करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस प्रयास की पूर्णता तक ये प्रयास पहुंचता है औरंगजेब के शासनकाल में। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सत्ता का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार होता है। कहने का मतलब यह है कि मुगल सबसे अधिक, सबसे बड़े भूभाग पर शासन करते हैं औरंगजेब के शासनकाल में। फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमको यह समझना है कि ऐसे कौन कौन से कारक रहे जिनके कारण से मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस संदर्भ में हम सबसे पहली बात आपको यह बताना चाहेंगे कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। ऐसा ही दुनिया में होता आया है और इसी नियम से दुनिया आगे बढ़ रही है। वरना क्या होगा कि जो बड़ा हो जाएगा वो बड़ा ही रह जाएगा और जो छोटा रहेगा वो छोटा ही रह जाएगा। लेकिन नेचर का नियम कुछ इस तरह से काम करता है, जो चीज ऊपर गई है वो नीचे जरूर आएगी, और जो नीचे है वो ऊपर जाने का प्रयत्न करेगी तो ऊपर भी जाएगी। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यही जगत गति है। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। मुगलों की ही बात आप क्यों करें, दुनिया में मुगलों से भी जो बड़े साम्राज्य बने थे उनका पतन हो गया। ब्रिटेन ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया जिसमें कभी सूरज नहीं डूबता था, उसका पतन हो गया। सिकंदर ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसका पतन हो गया। तो जो भी बड़े साम्राज्य हैं उनका पतन होता है, या जो भी चीज का उत्थान हुआ है उसका पतन होता है। लेकिन जब हम उत्थान या पतन की समीक्षा कर रहे होते हैं तो कई बार हम व्यक्तिवादी हो जाते हैं। जैसे इतिहास में एक दृष्टिकोण यह भी विकसित हो रहा है, खासतौर से डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के केस में, कि मुगल साम्राज्य का पतन जो है उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो औरंगजेब है। ऐसी एक धारणा लोगों के मन में, ऐसी एक धारणा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा में लाई जाती है कि औरंगजेब जिम्मेदार है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। मुझे लगता है, या मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, हालांकि चूंकि हम लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई हम इतिहासकार तो बन नहीं रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए या बिहार पीसीएस के लिए या एमपी पीसीएस के लिए, किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम की तैयारी के लिए या आईएएस के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो हमारा उत्तरदायित्व तो यह है, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमसे जो भी प्रश्न पूछे जाए उनका उत्तर लिखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और हमारे पास उस तरह से सोचने के लिए इनपुट होना चाहिए जैसा हमारा एग्जाम हमसे पूछ रहा है। तो उस तरह का इनपुट डेवलप करने के क्रम में हम ये भी चर्चा करेंगे कि औरंगजेब कैसे उत्तरदायी रहा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। लेकिन यहां मैं आपके लिए एक बात जरूर कहूंगा कि हम किसी भी साम्राज्य के उत्थान या पतन के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ना माने, बल्कि व्यवस्था को जिम्मेदार माने। विकास होता है तो निश्चित तौर पर उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए उस व्यक्ति की भूमिका आवश्यक होती है। और एक ही व्यवस्था अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अलग अलग तरह से काम करती है। आप अपने ही देश में देख सकते हैं, अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में वही ब्यूरोक्रेसी है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसका परफॉर्मेंस अलग हो जाता है, और वही ब्यूरोक्रेसी, वही एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसका परफॉर्मेंस अलग हो जाता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के साथ व्यवस्था अलग अलग तरह से काम करती है, अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में व्यवस्था अलग अलग तरह से काम करती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अंत में व्यवस्था ही काम करती है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। तो जब भी हमें ऐतिहासिक रूप से किसी के भी उत्थान या पतन के कारणों को तलाशना हो तो हमें व्यक्ति में जाने के बजाय व्यवस्था में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी दृष्टि से हमें इनके पतन की बात को भी सोचना चाहिए। इसी दृष्टि से हमें
मुगल सत्ता के पतन के बारे में भी सोचना चाहिए। 18वीं शताब्दी और भी बहुत सारे चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, आगे हम उन पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे और हमें इसे किस तरह से देखना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि लोग सामान्यतया व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के साथ देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया कि दो तरह के कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। एक तो माना जा एक 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 दृष्टिकोण है इस मुगल एम्पायर के डिक्लिनेशन को देखने का कि व्हाट वाज द रोल ऑफ औरंगजेब इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की क्या भूमिका थी। और दूसरा यह है कि इंस्टीट्यूशनल कॉजेज कैसे काम कर रहे थे कैसे काम कर रहे थे मुगल साम्राज्य के पतन में। मतलब कि आफ्टर 1707 707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे इंस्टीट्यूशनल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल रहे इसके पतन के लिए। और 1707 से पहले औरंगजेब ने ऐसा क्या किया था जिसने 1707 के बाद मुगल डिक्लाइन को स्टार्ट किया, या उस 1707 से पहले ही मुगल डिक्लाइन शुरू हो गया था। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिए ताकि आप एक बेहतर आंसर बना सकें। आप चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में पेपर 1 के लिए। तो जरा इसको समझिए कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की जब हम बात करेंगे तो दो तरह का मुद्दा खड़ा होगा। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ औरंगजेब इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सेकंड वन इज कि व्हाट वेर द इंस्टीट्यूशनल कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो जरा इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। मुगल एम्पायर विच वंस डोमिनेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिगेन द स्टडी डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे शासन करने वाला मुगलों का शासन 1707 के बाद डिक्लाइन होने लगा। और जब डिक्लाइन होने लगा तो क्या हुआ? डिक्लाइन होने लगा तो इसने क्या किया? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को वीकेंड किया, राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों को बढ़ने का अवसर मिला, और लीडिंग टू पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। परिणाम यह हुआ कि पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हुआ इंडिया का, राजनैतिक विखंडन हुआ भारत का। और इस राजनीतिक विखंडन ने क्या किया? सोशियो इकोनॉमिक अपहील भी क्रिएट किया। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि अगर आपको मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कोई भी आंसर लिखना है तो कहाँ से शुरू करेंगे। तो ये बात आप बताएंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन को आप इस तरह से देखते हैं। हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर जाएं उससे पहले आप ये जान लें कि मुगल साम्राज्य क्या था, किसके पतन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो किसके पतन की हम लोग बात कर रहे हैं? मुगल एम्पायर अंडर द रूल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या थी? तो आप ये हिस्सा देख सकते हैं कि यहाँ पर काबुल से लेकर और यहाँ अर्काट तक, मतलब ये बहुत बड़ा, और यहाँ सिंध, थट्टा, इन सब क्षेत्रों को लेकर और बंगाल में, पूर्वी बंगाल तक, ढाका तक ये साम्राज्य फैला हुआ था, जो कि भारत में भारत के राजाओं द्वारा निर्मित बहुत बड़े साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की तुलना कर सकते हैं इसके साथ, अंग्रेजों के उस साम्राज्य की तुलना कर सकते हैं जो उन्होंने भारत को केंद्र बनाकर किया। तो वर्तमान समय में जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसमें लगभग पूरी तरह से ये फैला हुआ था। इधर ईरान के शासकों का शासन था, है ना, और बाकी हिस्सों में इधर हिमालय का शासन था, इधर हिमालय का शासन था, इधर पानी का शासन था, उधर पहाड़ों का शासन था। तो एक बहुत बड़े यूनिट पर इन्होंने शासन किया। अगर हम देखें इनके विकास का क्रम तो सबसे पहले इस हिस्से में इनका साम्राज्य विकसित होता है, फिर ये इधर बढ़ते बढ़ते पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करता है, फिर ये साउथ इंडिया की ओर आते हैं, बरार, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन सब क्षेत्रों पर शासन स्थापित करते हैं। और औरंगजेब जो है इसके नीचे, इस हिस्से से नीचे, मतलब नर्मदा नदी के नीचे के हिस्से पर औरंगजेब के 27 साल लग जाते हैं इस पूरे हिस्से को कंट्रोल करने में। तो जब आप इसके पतन की बात करेंगे तो इसके उत्थान में ही इसके पतन के बीच छुपे हुए हैं। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर पाना संभव नहीं था, जो कि औरंगजेब ने अपनी जिद से उसको करने का प्रयास किया, लेकिन वो कर नहीं पाए ऐसा। तो ये आपको समझ में आया कि इंडिया जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम मुगल साम्राज्य कह रहे हैं, वो वर्तमान समय के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था।
और पूरब में बांग्लादेश तक फैला हुआ था, उत्तर में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले हिस्सों तक फैला हुआ था, और साउथ में डीप साउथ तक फैला हुआ था, तमिलनाडु तक फैला हुआ था। तो जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत को मिला लीजिए बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से, तो आपको समझ में आएगा कि ये एम्पायर था, औरंगजेब का। जिस समय ये शासन चल रहा है, बहुत ऑब्वियस है कि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन कर पाना तत्कालीन संसाधनों के माध्यम से संभव नहीं है, तो पतन की नींव तो इसके विकास में ही डली हुई है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, हमारे एग्जाम में प्रश्न हमसे कैसे पूछा जाएगा, रिव्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ औरंगजेब फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब के उत्तरदायित्व की समीक्षा करें। क्या उत्तरदायित्व थे अकबर के, सॉरी औरंगजेब के, कैसे औरंगजेब इस पतन के लिए जिम्मेदार था, ये हमारा विषय है। हम इस पर बहुत सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करने वाले हैं। आप हमारी बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा आगे तक, और इस बात को हमेशा ध्यान में बनाए रखिएगा कि कभी भी कोई भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। और जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतना वो खतरे में रहती है ना। तो ऐसे ही ये मुगल साम्राज्य जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसके विघटन के कारक इसमें जाते गए। हम अभी संस्थागत कारणों पे बाद में जाएंगे, पहले हम बात करेंगे कि औरंगजेब की क्या भूमिका रही। तो औरंगजेब की जिस नीति की सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है मुगल साम्राज्य के पतन का उत्तरदायित्व देते समय, वो नीति है उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति। धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने उसके प्रमुख समुदाय जो भारत के थे, जैसे सिख थे, जैसे राजपूत थे, जैसे और भी जाट थे, इन सबों को असंतुष्ट किया। जैसे मराठे थे, इन सबों को असंतुष्ट किया। और मराठे, सिख, राजपूत, राजपूत तो सबसे मजबूत पिलर थे मुगल साम्राज्य के, लेकिन औरंगजेब इनके महत्व को भी नहीं समझ पाया। और औरंगजेब राजपूतों के महत्व को नहीं समझ पाया, और मराठाओं के बढ़ती हुई ताकत के साथ सामंजस्य नहीं बना पाया, और सिखों को स्वीकार नहीं कर पाया। ये कारण रहा उसकी धार्मिक असहिष्णुता, ये परिणाम रहा उसकी धार्मिक असहिष्णुता का। धार्मिक रूप से असहिष्णु होने के पीछे एक लॉजिकल रीजन है उसके पास, क्योंकि वो इस नारे के साथ ही सत्ता में आया था कि इस्लाम खतरे में है। दारा सिकोह का दृष्टिकोण बहुत लिबरल था। दारा सिकोह सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता था, और सर्वधर्म संभाव के आधार पर ही शाहजहां उसको पसंद भी करता था, और औरंगजेब को लगता था कि ये सत्ता में आ जाएगा दारा सिकोह। औरंगजेब के साथ साथ दारा सिकोह को ऐसे लोग भी नापसंद करते थे जो कट्टर इस्लामिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। शाहजहां के दरबार में कुछ जरूर ऐसे दरबारी थे जो कट्टर इस्लामिक नीतियों में भरोसा रखते थे, कट्टर इस्लाम में भरोसा रखते थे, और ऐसे लोग ये मानते थे कि दारा सिकोह दीन से हट गया है, धर्म से हट गया है, और अगर ये सत्ता में आया तो इस्लाम और कमजोर हो जाएगा। जैसे अकबर को भी कुछ लोग बोलते थे उसके दरबार में कि ये जो है धार्मिक रूप से पतित हो गया है। ऐसे ही दारा सिकोह के बारे में भी मुगल दरबार में ये बात चर्चा में रहती थी कि धर्म से च्युत हो गया है, ये जो है बेकार हो गया है, ये धार्मिक रूप से पतित हो गया है। तो इसकी इस सेंस का या लोगों के इस सेंटीमेंट का लाभ उठाया किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने यह नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, और इसी नारे के साथ उसने शाहजहां के दरबारियों को अपनी ओर मिलाया, मुराद को अपनी ओर मिलाया, और अंत में मुराद को भी मार दिया। तो उसकी एक बाध्यता थी कि वो धार्मिक कट्टरता को बनाए रखता। जब भी कोई भी इस तरह से सत्ता में आता है कि धर्म खतरे में है, जैसे आज के सरकार को भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सरकार किसी धर्म के पतन के लिए काम कर रही है, किसी धर्म के उत्थान के लिए काम कर रही है। ये बिल्कुल आपका भ्रम है कि भारत सरकार किसी विशेष धर्म को कोई संरक्षण दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है, और भारत सरकार सबके विकास के लिए बराबर प्रयास कर रही है। लेकिन वातावरण में क्या बात चल रही है कि ये है तो हिंदू धर्म बचा हुआ है। तो वातावरण में ये बात क्यों चल रही है, और इस बात को चलाए रखने में इन नेताओं को क्या फायदा है? क्योंकि उनको पता है कि यही सेंटीमेंट हमारे वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट होता है, इसलिए इस सेंटीमेंट को एज मोर एज पॉसिबल हमें बचाए रखना चाहिए। तो सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही थी। लगभग ऐसा ही औरंगजेब की नीतियां भी थी, क्योंकि वो यही कहकर पावर में आया था कि इस्लाम खतरे में है, इसलिए वो हमेशा नॉन इस्लामिक करेक्टर्स जो थे, नॉन इस्लामिक पार्ट ऑफ द एम्पायर जो थे, उनको हमेशा एक तरह से साइडलाइन करके रखता था, और उसकी इस पॉलिसी ने उसके पतन का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। तो सबसे पहला हमने बताया कि सबसे पहला ही कारण मुगल साम्राज्य के पतन में, अगर हम
तय करना चाहें कि औरंगजेब की क्या भूमिका थी, तो सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि सबसे पहला रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी जो थी, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस या धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी। और धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने क्या किया? एलाइनेशन ऑफ की कम्युनिटीज, जो मुगल साम्राज्य को ताकत देने वाले की कम्युनिटीज थे, उनके साथ इनका एलाइनेशन हुआ, उनके साथ इनका अलगाव हुआ। और उस अलगाव का कारण क्या रहा? उस अलगाव का कारण ये रहा, इनकी नीतियां ऐसी क्या रही जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि नहीं, इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन किया। तो सबसे पहले तो इन्होंने रूढ़िवादी इस्लाम के पुनरुद्धार के लिए काम किया और शरिया कानून को लागू किया, जो आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन बड़े मजे की बात है कि जो लोग शरिया कानून का समर्थन करते हैं वो बड़ा सिलेक्टिवली करते हैं। जैसे शरिया कानून तो ये भी है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, तो पूरे इस्लामिक जगत के लिए आप शरिया कानून लागू कर दो और भारत में कोई मुस्लिम चोरी करे तो उसका हाथ काट लो, और अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या ईसाई या सिख चोरी करता है तो उसको जो आईपीसी के प्रोविजन है उनके अनुसार दंडित करो। शरिया कानून की मांग तुरंत बंद हो जाएगी। तो इन्होंने शरिया लागू किया, जो कि इनकी रूढ़िवादी प्रतिबद्धता, इस्लाम के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। गैर मुसलमानों पर इन्होंने जजिया आरोपित किया 1679 में, और ये जजिया जो है अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अकबर ने इसको एबॉलिश कर दिया था, लेकिन इन्होंने उसको फिर से लागू कर दिया। अब इस पर भी दो तरह के थ्योरीज हैं हिस्टोरियंस में। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि जजिया को लागू किए जाने के पीछे इकोनॉमिक कॉजेज थे। मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, मुगल साम्राज्य के विस्तार के क्रम में नौकरशाही बढ़ रही थी, सेना बढ़ रही थी, सैन्य अभियान बढ़ रहे थे, जिसके कारण से राज्य के खर्चों में वृद्धि हो रही थी और उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए पैसों की कमी पड़ रही थी, जिसके कारण से इस तरह के टैक्सेशन किए गए। हालांकि इसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन जजिया टैक्स ने लोगों की भावनाओं को आहत किया, खासतौर से राजपूतों और सिखों की भावनाओं को आहत किया। इसमें जो गैर इस्लामिक प्रथाएं थी दरबार में, जैसे नौरोज वगैरह होता था, वो सिया प्रथाएं थी, झरोखा दर्शन होता था, वो सब सिया प्रथाएं थी, उन सब पर रोक लगा दिया। संगीत पर रोक लगा दिया, नृत्य पर रोक लगा दिया, दरबारी कलाओं पर रोक लगा दी, इतिहास लेखन की व्यवस्था पर रोक लगा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर मथुरा के, इन सारे मंदिरों को तोड़ा भी गया, प्रॉपरली तोड़वाया भी गया। यहाँ भी कुछ लिबरल इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि मंदिरों को तोड़े जाने के पीछे दूसरे कारण थे, धार्मिक कारण नहीं थे, इसके पीछे राजनीतिक कारण थे। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि औरंगजेब ने साउथ में कुछ मस्जिदों को भी तोड़वाया था। हालांकि ये ध्यान रहे कि जिन मस्जिदों को उसने तोड़वाया था वो सिया मस्जिदें थी, वो सिया इस्लामिक लोगों की मस्जिदें थी, इसलिए कहा जा सकता है कि वहां भी धार्मिक सहिष्णुता, असहिष्णुता की नीति काम कर रही थी। अगली बात जो हमें इस संदर्भ में समझनी चाहिए कि हम कैसे माने कि अकबर धार्मिक रूप से असहिष्णु था, ये मानने के लिए आप ये इस कारण को भी समझिए कि राजपूतों के साथ भी उसने अलगाव की नीति का पालन किया, और इस नीति को भी हम कहाँ रख सकते हैं? धार्मिक असहिष्णुता की नीति में रख सकते हैं। जैसे क्या किया उसने? जसवंत सिंह को बेवजह परेशान किया। जसवंत सिंह को परेशान करने के पीछे कारण क्या था? जसवंत सिंह को परेशान करने के पीछे कारण यह था कि जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो जसवंत सिंह के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने औरंगजेब को पराजित तो खैर नहीं कर पाया था, लेकिन जसवंत सिंह के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने इसको रोका था, इसको युद्ध किया था। तो जसवंत सिंह को पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर कंधार भेजा, वहां उसकी मृत्यु हो गई, और जसवंत सिंह को कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी, और इनके मृत्यु के तुरंत बाद उनको दो बच्चे हुए, जिसमें से बड़ा बच्चा अजीत सिंह हुआ, जिसको मारवाड़ के लोगों ने कहा कि ये हमारा उत्तराधिकारी है, लेकिन उसको उत्तराधिकारी के तौर पर औरंगजेब ने स्वीकार करने से मना कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि एक ऐसे युद्ध में मुगल दरबार फंस गया जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, और अंततः इनको अजीत सिंह को उत्तराधिकारी भी मानना पड़ा। और इस युद्ध में बहुत सारे पैसे भी इन्होंने खर्च किए, और साथ साथ राजपूत जो इनके सबसे विश्वास पात्र स्तंभ थे, उनको भी इन्होंने कमजोर कर दिया। तो राजपूत जो कभी मुगलों के समर्थक थे, अब विरोधी हो गए, और बहुत लंबे समय तक जो मुगल राजपूत संघर्ष चला, उसमें मारवाड़ ने तो किया ही, साथ मेवाड़ ने भी साथ दिया, क्योंकि मेवाड़ की रिश्तेदारी थी मारवाड़ में। तो जो राजा अजीत सिंह था, जसवंत सिंह का बेटा, वो मेवाड़ के राजा का भांजा था, तो इसलिए इन्होंने भी उसमें भाग लिया, और जो बहुत मजबूत पिलर था उसको औरंगजेब ने कमजोर कर दिया। 1675 में इन्होंने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी। गुरु तेग बहादुर को फांसी देना भी
सिखों के साथ इनका जो एलाइनेशन था उसको बिगाड़ा इन्होंने, जो सिखों के साथ इनके संबंध थे उसको इन्होंने खराब किया। हालांकि सिखों के साथ मुगलों के संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन फांसी दे देना गुरु को, इसने संबंध को और ज्यादा खराब कर दिया, है ना। और उग्र प्रदर्शन शुरू हुए, मिलिटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म स्टार्ट हुआ, और रिजल्ट ये हुआ, इस मिलिटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म का रिजल्ट अंततः ये हुआ कि अलग सिख इंपायर खड़ा हुआ, अलग सिख साम्राज्य खड़ा हुआ। और ये जो अलग सिख साम्राज्य खड़ा हुआ, ये भूमि किसकी थी, ये किस क्षेत्र पर खड़ा हुआ, ये उसी क्षेत्र पर खड़ा हुआ जहां पर मुगलों का शासन था, महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में। तो जो मिलिटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म शुरू हुआ, सिखों का जो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में उग्र बदलाव आया, उसने फिर इनको और ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को और तीव्र किया। मराठा रेजिस्टेंस, मैंने पहले ही कहा था कि मराठा को ये समझ नहीं पाए, है ना। तो शिवाजी के साथ इनका संघर्ष रहा, शिवाजी के साथ तो संघर्ष रहा ही, बाद में शिवाजी के पुत्र संभाजी को भी इसने संघर्ष रहा, और संभाजी को अंत में से पराजित करके उनको मार भी दिया। हालांकि उसके बाद भी ये गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहा, लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद थोड़ा समय के लिए बंद हुआ, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक हुआ, और बहादुर शाह 1707 से 1712 के बीच में बहादुर शाह नाम का एक शासक हुआ, जिसका असली नाम मुअज्जम था। तो उसके पास वो उतना क्षमतावान नहीं था कि वो मराठों का प्रतिरोध उस तरह से कर पाता जैसा औरंगजेब ने किया, या साम्राज्य की स्थिति वैसी नहीं थी कि वो मराठों का प्रतिरोध उस तरह से कर पाता जैसा औरंगजेब ने किया। तो इसने क्या किया कि संभाजी के पुत्र साहू जी को स्वतंत्र कर दिया, और फिर साहू जी जब बाहर जाते हैं तो 1720 के बाद से पेशवाओं के अधीन फिर से संघर्ष शुरू हो जाता है, और पेशवाओं ने सबसे ज्यादा, मतलब मराठाओं ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर हम कहें कि किस राजनैतिक सत्ता ने मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे अधिक योगदान दिया, तो आंसर होगा मराठों ने दिया। तो मराठा आ गए। तो इन सभी चीजों का जो उसने एक पॉलिसी अपनाई, जिसे हम कह रहे हैं कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, और इस धार्मिक असहिष्णुता ने उसके प्रमुख समुदायों से अलगाव सुनिश्चित किया, तो उसका इंपैक्ट क्या आया। तो दीज एक्शंस फ्रैक्चर्ड द रिलीजियस एंड सोशल यूनिटी ऑफ द एम्पायर, टर्निंग लॉयल एलाइटीज इनटू द रेबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसने बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया साम्राज्य को। जो सामाजिक एकता थी, जो धार्मिक एकता थी, उसको खंडित किया, और धार्मिक सामाजिक एकता के विखंडन ने क्या किया कि जो इनके समर्थक थे अब उनके रेबेल हो गए, इनके विरोधी हो गए, और इनके जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। भारत में जितना भी समय तक मुस्लिम साम्राज्य रहा, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार केवल क्षेत्र में किया। जैसे किसी भी साम्राज्य का विस्तार दो तरह से होता है, एक होता है हम उसको हॉरिजेंटली एक्सपेंड करते हैं, मतलब बड़ा बनाते हैं, और एक होता है साम्राज्य विस्तार जिसको हम वर्टिकली करते हैं, मतलब कि हम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और पब्लिक के साथ हम साम्राज्य को एकात्मक बनाते हैं। पब्लिक को लगता है कि नहीं ये राजा है तो हमारा फायदा हो रहा है, तो हम, जैसे वर्तमान समय में सरकार देखिए कैसे पब्लिक के साथ कनेक्ट है, और लोगों को लगता है कि नहीं हम बचे तब तक है जब तक ये सरकार सत्ता में है, जबकि ऐसा नहीं है। सेनाएं वही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वही है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, कानून वही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी सुरक्षा के लिए इस सरकार का रहना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द एम्पायर है। और अगर पूरे इस्लामिक रूलिंग के दौरान इस बात को हम सोचें कि वर्टिकली क्या किसी ने एम्पायर बिल्डिंग का प्रयास किया, तो एक आध दो शासक आपको मिलेंगे, वो भी विवाद के घेरे में हैं, जिनमें से एक नाम अकबर का हो सकता है और एक नाम अलाउद्दीन खिलजी का हो सकता है, जिन्होंने कभी ये सोचा कि नहीं हमें साम्राज्य को वर्टिकल भी डेवलप करना चाहिए, और जिन पर हम रूलिंग कर रहे हैं उनके साथ भी हमारा विश्वास बंधन होना चाहिए, उनके साथ भी विश्वास बहाली होनी चाहिए। तो वो यहाँ नहीं कर पाए, औरंगजेब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया, और औरंगजेब इस बात को बिल्कुल नहीं कर पाया, जिसके कारण से उसके साम्राज्य का पतन हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि औरंगजेब सबसे बड़ा फैक्टर था मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। लेकिन ऐसा आपको तभी करना है जब आपका प्रश्न इस तरह से आया हो, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया हो कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या भूमिका रही है औरंगजेब की, तभी आप औरंगजेब पर इतना जोर देंगे। अगर आपको कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो इंस्टीट्यूशनल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल थे उन पर कोई आर्टिकल लिखने के बाद होता है, तो आप उनको उसी तरह से हैंडल करेंगे। अगला जो कारण आप समझ सकते हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब के उत्तरदायित्व को साबित करता है, वो ये है कि औरंगजेब दक्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का जो उसकी अति महत्वाकांक्षा थी,
जो अपने सैन्य विस्तार की उसकी अति महत्वाकांक्षा थी, उसने जरूर साम्राज्य को कमजोर किया। तो उसने साम्राज्य को कैसे कमजोर किया? जो ओवर एम्बिशियस डेक्कन कैंपेन एंड मिलिट्री ओवर स्ट्रेच था, उसने साम्राज्य को कमजोर किया। जैसे बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के विरुद्ध जो औरंगजेब का संघर्ष रहा, उसने औरंगजेब के शासन के 27 साल ले लिए। अब आप जरा ध्यान से सोचिए कि औरंगजेब का कुल शासनकाल जो है वो 1658 से लेकर 1707 तक है, मतलब लगभग 50 साल का, 49 ईयर्स का। 49 ईयर्स में से आप 27 ईयर्स निकाल दीजिए तो बचा 22 ईयर्स। तो 27 ईयर्स में वही करता रहा, वो केवल बीजापुर, गोलकुंडा, दक्कन और मराठों के साथ संघर्ष में लगा रहा। जबकि वहां की राजनीति को अलाउद्दीन खिलजी, इससे पहले के भी शासकों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाने का प्रयास किया, आगे जाके प्रभावशाली नियंत्रण करने का प्रयास किया। आगे जाकर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको डायरेक्टली कंट्रोल करने का प्रयास किया, पतन शुरू हो गया। उससे भी पीछे जाइए तो अगर अगर आप उससे पीछे जाके हर्ष को देखें तो उसने भी साउथ में अपना विस्तार करने का प्रयास किया और पुलकेशिन सेकंड के साथ हारा और उसका भी ये काम पूरा नहीं हो सका। फिर उससे भी पहले जाइए तो आपको मिलेंगे समुद्रगुप्त, जिन्होंने साउथ के साथ युद्ध किया, हालांकि साउथ पर उस तरह से कंट्रोल नहीं किया, डायरेक्टली कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। डायरेक्टली कंट्रोल करने का प्रयास किया साउथ को मौर्यों ने, उनका भी पतन हुआ। तो जिसने भी दक्षिण उत्तर भारत में शासन करते हुए दक्षिण भारत पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं बनाया जा सकता था, हाँ उनको आप जो है अपना सबजुडिस कर, उनको आप क्या कर सकते थे, सब्जुगेट कर सकते थे, उनको अपना सब्जेक्ट बना सकते थे और उनसे टैक्स वगैरह वसूलते रहे और कहते रहे कि भाई आप हमारे प्रभाव को मानते रहिए। जैसा कि सर्व कर दाना ज्ञा कर प्रणामा गमन परितोष की पॉलिसी का पालन किया किसने? समुद्रगुप्त ने, कि भाई आपको हम आप पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप हमको समय पर टैक्स देते रहिएगा बस। तो अगर इतना किया होता तो शायद साम्राज्य और दीर्घजीवी हुआ होता। 27 साल के लंबे अभियान ने क्या किया? शाही राजकोष को खत्म कर दिया। और शाही राजकोष के खत्म होने से शाही राजकोष का जो बहाव होना चाहिए था सांस्कृतिक विकास की ओर, या जो साम्राज्य पहले से निर्मित हुआ है उसमें साम्राज्य अपना औचित्य साबित करने के लिए जिन संसाधनों को खर्च करना चाहिए था, वो संसाधन कहां खर्च हो रहे हैं? एक ऐसी जिद में खर्च हो रहे हैं जो व्यावहारिक नहीं है। सेना को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिया, परिणाम स्वरूप राजकोष पर अधिक दबाव पड़ा, राजकोष कुछ कर नहीं पाया। उत्तर दक्षिण में ज्यादा ध्यान देने के कारण से उत्तर में क्या हुआ? पावर वैक्यूम की सिचुएशन बननी गई, क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम इन द नॉर्थ व्हिच वाज एक्सप्लॉइटेड बाय सिख, जाट्स एंड सतनामीज एंड अदर पावर्स। जब पावर वैक्यूम बनेगा तो मैंने कहा था कि जब भी कोई पावर वैक्यूम बनता है कोई ना कोई उसको भरने का प्रयास करता रहता है। तो जो ओवर स्ट्रेच था एम्पायर का, या यूं कह लो कि डेक्कन के मामले में जो ज्यादा इंटरफेयर करने की पॉलिसी थी अकबर की, सॉरी औरंगजेब की, उसने क्या किया? साम्राज्य को अनियंत्रित कर दिया। उत्तर में विद्रोह हुए, उत्तर में अराजकता फैल गई और दक्षिण के अभियानों पर बेवजह पैसा खर्च करके राज्य के संसाधनों को भी कम किया गया। तो ये कारण रहा। आप इसके लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं किसको? औरंगजेब को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं ना, ठहराते रहिए, क्या करना है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स भी इसके लिए जिम्मेदार थे। जागीरदारी क्राइसिस आया। जागीरदारी क्राइसिस को अच्छे से पढ़ने के लिए आप सबसे ज्यादा पढ़ सकते हैं सतीश चंद्रा को, जो ये मानते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस सबसे कोर रीजन रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। हालांकि ये भी एक कारक रहा है जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी समझाएंगे आपको बाद में जब मुगल आप पढ़ेंगे, पर यह समझ लीजिए कि ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था जिसमें साम्राज्य में ऊंचे पदों पर नियुक्त किए गए लोगों को कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था जिसको उनकी जागीर कहा जाता था। इस जागीर से वो लैंड रेवेन्यू लेते थे और दूसरे भी तरह के टैक्सेस वसूलते थे। इन टैक्सेस से वो एक सेना मेंटेन करते थे और उस सेना को मेंटेन करने के अलावा जो बचा हुआ टैक्स था वो राज्य को जमा करते थे। वो वेतन के तौर पर दिया जाता था, तो बचने का कोई खास चांस रहता नहीं था कि आप इस मनसब के हकदार हैं। मान लीजिए किसी का मनसब है 5,000 तो 5,000 के मनसबदार को एक निश्चित मात्रा की जागीर दी जाएगी जिसमें वो 5,000 घुड़सवारों की सुरक्षा करेगा, 5,000 घुड़सवारों को भर्ती करेगा, उनका रखरखाव करेगा, उनका वेतन देगा और आवश्यकता पड़ने पर साम्राज्य के साथ उन 5,000 सैनिकों को लेकर युद्ध में आगे बढ़ेगा। इसके बदले उसको जो क्षेत्र दिया गया उसी को हम जागीर कहते हैं।
अब होता यह है कि मुगल साम्राज्य का, जैसा कि आपने देखा कि औरंगजेब के शासनकाल में बहुत अधिक विस्तार हुआ, तो जैसे जैसे औरंगजेब के शासन का क्षेत्रीय विस्तार हुआ, वैसे वैसे नए प्लेयर्स भी मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में शामिल होते गए। तो नए लोग जितनी मात्रा में मनसबदारी व्यवस्था में शामिल हुए, उतनी मात्रा में जागीरें स्ट्रेच नहीं हो पाई, उतनी मात्रा में जागीरें नहीं बनाई जा सकी। इसलिए क्या किया गया कि लोगों को उनकी जरूरत से कम जागीरें दी गई, कुछ लोगों को खराब जागीरें दी गई, कुछ लोगों को मनसब तो दे दिया गया पर जागीरें नहीं मिल पाई। तो ये बहुत सारा जागीरदारी क्राइसिस हुआ, जागीरें न मिलने का क्राइसिस हुआ, खराब जागीरें मिलने का क्राइसिस हुआ, आवश्यकता से छोटी जागीरें मिलने का क्राइसिस शुरू हुआ, जिसके कारण से दरबार में षड्यंत्र शुरू हुए और इन षड्यंत्रों ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया और मनसबदारी व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया। जमींदारों का अलगाव हुआ, मनसबदार जो है वो नाराज हुए और मुगल साम्राज्य कमजोर और कमजोर और कमजोर होता गया और मुगल साम्राज्य बहुत सारे षड्यंत्रों का अड्डा बनता गया। जो नौकरशाही की कुशलता थी उसमें भ्रष्टाचार ने जगह बना ली, वो विद्रोही हो गई, है ना। तो ये कह रहा है कि वंस एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी वाज नाउ इनएफिशिएंट, करप्ट एंड रिबेलियस। तो जो आपका ब्यूरोक्रेसी था ये बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा था ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ने जो प्रक्रिया प्रारंभ करी, उस प्रक्रिया का परिणाम क्या हुआ? उस प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि लोग अच्छी जागीरें पाने के लिए षड्यंत्र करने लगे, या अगर षड्यंत्र नहीं कर भी रहे थे तो भी वो अपने स्तर पे साम्राज्य से असंतुष्ट थे। तो जो हमने कहा ना विश्वास बहाली होना बहुत जरूरी होता है, तो वो जो विश्वास बहाली का वातावरण था उसको इन्होंने कमजोर कर दिया और उस कमजोरी का रिजल्ट ये हुआ कि मुगल साम्राज्य के पतन में एक और गड्ढा खुला। अगली जो बात आप कह सकते हैं, अगला और जो बात आप कह सकते हैं जिसके कारण से आप कहेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका थी, तो वो ये आप कह सकते हैं कि उत्तरी सीमाओं, जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज थी और उस क्षेत्र की जो पावर्स थी, रीजनल पावर्स थी, उनका नेग्लिजेशन, उनको नेग्लेक्ट किया गया, है ना। तो नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्दर्न फ्रंटियर, उत्तरी सीमाओं को इन्होंने उपेक्षा करी, एंड रीजनल पावर्स, और रीजनल पावर्स जो थी, क्षेत्रीय शक्तियां जो थी, वो भी उपेक्षा की शिकार हुई, क्योंकि हमने बताया कि उन्होंने साउथ इंडिया पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया था। परिणाम क्या हुआ? जो केंद्रीय सत्ता था, जो सेंट्रल अथॉरिटी वाज इग्नोर्ड एंड रीजनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ग्रू स्ट्रॉन्गर। और जब हमने कल आपको एक एग्जांपल में बताया था, आप पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लें, क्योंकि सब वीडियोज बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड है और हिस्ट्री आप जानते हैं कि बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड होती है, पॉजिशन थ्योरी का पालन करती है। ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, इसलिए आप पीछे की वीडियोज को आप लगातार देखते रहें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज मतलब कि जो हमने बताया ना कि दो स्थितियां होती हैं, जब यहाँ पावरफुल राजा होता है तो रीजनल पावर्स इस तरह से काम करती हैं। रीजनल पावर्स हमेशा रहती हैं, क्योंकि मेडिवल एरा में ऐसा कोई तरीका नहीं था, आज भी है रीजनल पावर्स। सेंटर में प्रधानमंत्री है, स्टेट में मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री जो है उसी रूलिंग पार्टी का नहीं है जिस रूलिंग पार्टी का प्रधानमंत्री है, तो ये जो आपका फेडरेशन है कैसे काम करता है? ये सेंट्रल पावर है और ये रीजनल पावर है, तो रीजनल पावर इधर खींच रही है, सेंट्रल पावर इधर खींच रही है, तनाव की स्थिति रहती है। अगर राज्य में उसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं है जिस राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में है, तो राज्य और केंद्र के मध्य तनाव की स्थिति निर्मित होगी। जबकि अगर दोनों जगहों पर एक जैसी सरकारें हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी की हैं, तो इधर के लिए काम करेगी। वही यहां पर भी हो रहा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो रीजनल पावर्स थी उनके साथ जो एसोसिएशन होना चाहिए था सेंट्रल अथॉरिटी का, वो नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से जो रीजनल पावर्स थी वो ज्यादा खराब व्यवहार कर रही थी सेंट्रल अथॉरिटी के साथ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वाइल औरंगजेब फोकस्ड ऑन डेक्कन, अफगान्स इन नॉर्थ वेस्ट, सिख्स एंड पंजाब एंड जाट्स इन मथुरा रोज इन रिवोल्ट। आप उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे, है ना। आप उधर बचाएंगे, इधर हम बिगाड़ेंगे। तो जो सहिष्णुता के साथ एक सबको मिलाकर शासन करने की नीति अकबर ने बनाई थी, उससे जो इनका डेविएशन रहा औरंगजेब का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन में। वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम अगले कारण पे जाएं कि कैसे जिम्मेदार रहा औरंगजेब आगे, और क्या जिम्मेदारी रही औरंगजेब की मुगल साम्राज्य को के पतन में, तो अगला जो कारण जिम्मेदार रहा वो रहा
सांस्कृतिक समस्याएं, सांस्कृतिक ठहराव और दरबारी संरक्षण में गिरावट, कल्चरल स्टैग्नेशन आया। जबकि आपने देखा, देखिए संस्कृति बहुत बड़ा फैक्टर होती है लोगों को कनेक्ट करने में। मैंने कहा ना कि साम्राज्य के वर्टिकल विस्तार में आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जब से आप फिल्में कैसी बन रही हैं और कौन सी फिल्मों को सरकार प्रमोट कर रही है जो उनके कल्चरल वैल्यूज को सपोर्ट करती हैं या उनकी विचारधारा वाले सांस्कृतिक मूल्यों का समर्थन करती है, वैसी फिल्मों का समर्थन सरकार करती है, वैसे कलाकारों का सरकार समर्थन करती है, वैसे लेखकों का सरकार समर्थन करती है, वैसे कार्टूनिस्ट का सरकार समर्थन करती है, वैसे यूट्यूब चैनल का सरकार समर्थन करती है। लेकिन अगर वही उसी में से कोई ऐसा हो जाए जो सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा हो, तो सरकार उसको बंद करने का प्रयास करती है, कोई ना कोई कानून बनाकर, कोई ना कोई व्यवस्था बनाकर। तो सेम हेयर, अगर आपको एम्पायर को या अपनी विचारधारा को वर्टिकली मूव करवाना है, एक तो आप रीजनली मूव करवाते हैं, जैसा कि उस समय तो सेना के दम पे होता था, तो आपने रीजनल लेवल पे जितना जितना ज्यादा विस्तार हो सकता था कर लिया। लेकिन वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है? वर्टिकल मूवमेंट होता है कला के माध्यम से, कोर्ट पैट्रोनेज के माध्यम से, दरबारी संरक्षण के माध्यम से, और वो करने में ये पूरी तरह से चूक गया। दूरदर्शिता के अभाव के कारण वो ये करने से पूरी तरह से चूक गया, जिससे कल्चरल स्टैग्नेशन आया। जो सांस्कृतिक सम्मिश्रण चल रहा था, अकबर की सोच जो थी कि अगर हम सांस्कृतिक सम्मिश्रण करके एक नई संस्कृति को विकसित कर ले जाएं, तो हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है विदेशी का, ये हट जाएगा। कि बाहर से आकर कोई शासन कर रहा है हमारे ऊपर, ये जो सोच है भारतीयों की, इसको हमें कमजोर करना चाहिए। लेकिन वो कमजोर हो भी रही थी अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में वो चीजें कमजोर हो भी रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब औरंगजेब के समय में क्या हुआ? इसने जो धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, उसके कारण से वो जो सामंजस्य की संस्कृति का विकास हो रहा था, जिसे आजकल लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो जो विकसित हो रही थी, धीरे धीरे करके वो कमजोर हो गई। कमजोर हो गई तो फिर रिवोल्ट शुरू हुए। यही रिवोल्ट अकबर के खिलाफ भी हो सकते थे, लेकिन अकबर ने सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से, कोर्ट पैट्रोनेज के माध्यम से इसको बचाए रखने का प्रयास किया। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया, जिसका कारण क्या हुआ? इन्होंने आर्ट को, लिटरेचर को, आर्किटेक्चर को डिस्करेज किया, कारखानाज को बंद किया, मिनिएचर पेंटिंग को खत्म किया। इन सब कारणों के चलते जो सांस्कृतिक जीवंतता थी, जिसने कभी मुगल शासन की वैधता सुनिश्चित करी थी, उसको इन्होंने कमजोर कर दिया। और ये कमजोरी जो है, ये इनके लिए बहुत घातक साबित हुई, इनके साम्राज्य के लिए बहुत घातक साबित हुई। जो सांस्कृतिक गतिशीलता थी, उसकी जगह पे कौन क्या आ गई? रूढ़िवादिता आ गई, कठोरता आ गई, और स्टैग्नेंट हो गई, सिस्टम स्टैग्नेंट हो गया। अंतिम कारण के तौर पे हम और एक बात कह सकते हैं इस संदर्भ में, जहां हम तय कर रहे हैं कि कैसे औरंगजेब उत्तरदायी रहा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, वहां हम एक और कारण बता सकते हैं। वो कारण है औरंगजेब का खुद का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ औरंगजेब एंड इट्स गवर्नेंस स्टाइल। इनका जो शासन करने का तरीका था, उसमें अधिनायकवाद था, टोटलिटेरियन सोच थी, है ना। और टोटलिटेरियन सोच के साथ अगर कोई साम्राज्य निर्मित किया जाता है, तो वो जब तक तो वो शासक है, तब तक तो वो साम्राज्य मजबूत बना रह जाता है ना। लेकिन जब वो खत्म होता है, तो वो भी बहुत बुरी तरह से टूटता भी है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारा टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आती हैं, डेमोक्रेसी में भी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आती हैं, अधिनायकवाद आता है। तो जो अधिनायकवाद है, वो सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लेता है, जो संस्थाएं हैं उनको अपने अनुकूल बना लेता है। जैसे औरंगजेब आया, तो उसने सबसे पहले क्या किया? औरंगजेब आया, सबसे पहले दरबार में इतिहास लेखन को बंद करवा दिया, पेंटिंग को बंद करवा दिया, म्यूजिक बंद करवा दिया, डांस बंद करवा दिया। अब क्या होगा? केवल लड़ाई होगी, और एक ऐसा वातावरण हम बनाकर रखेंगे जिसमें भय व्याप्त होगा, जिसमें इंटॉलरेंस व्याप्त होगा। परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए, और असंतुष्ट लोगों ने उनकी जड़ें खोदना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने असंतुष्ट लोगों को दबाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आपके दबाने की एक सीमा है, और आप एक दिन मर जाएंगे। जब आप मर जाएंगे, तो जिस विचारधारा को लेकर आपने अधिनायकवाद खड़ा किया है, वो विचारधारा हमेशा डाउनवर्ड हो जाएगी। मुसोलिनी जब मरा, तो एक महिला ने उसके मुंह में पेशाब कर दिया। तो ये अंत होता है अधिनायकवाद का। बाकी आप हिटलर के मरने की तरीके आप जानते ही होंगे। तो अधिनायकवाद की मृत्यु का, अधिनायकवाद का ये रिजल्ट होता है। इसने अधिनायकवादी तत्वों को बल दिया। अधिनायकवाद तब तक जीवित रहता है जब तक केंद्र में मजबूत सत्ता बनी रहती है। जैसे ही वो कमजोर होती है, साम्राज्य बिखरना शुरू हो जाता है। चाहे जिस भी अधिनायकवादी शासक को देखिएगा, तो ऐसा ही पाइएगा।
तो इसकी जो है इसके शासन में अधिनायकवाद था, जबरदस्ती वाले तत्व थे। डेमोक्रेसी का हालांकि उम्मीद करना तो बेकार ही है, लेकिन कम से कम मन से डेमोक्रेटिक होना चाहिए था। जैसे अकबर में थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी का कंटेंट था, वैसा अगर इसमें होता तो वो चीज रहता। तो बहुत माइक्रो मैनेजर था, अटेम्प्टिंग टू द पर्सनली सुपरवाइज एवरी डिटेल ऑफ द एम्पायर। जैसे आप ये सोचें कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में रहे, तो रहेगा, जब तक आप सत्ता में है तब तक रहेगा, लेकिन आपके सत्ता से जाने के बाद क्या होगा वो आप नहीं समझ सकते। तो ये था जिसमें हम बात कर रहे थे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ औरंगजेब बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे औरंगजेब का क्या हाथ था, औरंगजेब की क्या भूमिका थी, ये आपने समझा। अगली जो बात है वो ये है कि मुगल साम्राज्य के पतन में व्यक्तिगत कारकों की तुलना में संस्थागत कारकों का अधिक योगदान रहा। इसको कैसे आप साबित करेंगे, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स वेर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर देन इंडिविजुअल फैक्टर्स, एक्सप्लेन हाउ। हिंदी में कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन में व्यक्तिगत कारकों की तुलना में संस्थागत कारक अधिक उत्तरदायी थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसा कैसे हम साबित कर पाएंगे। आप कैसे साबित कर पाएंगे कि व्यक्तिगत कारकों की तुलना में संस्थागत कारक अधिक मात्रा में उत्तरदायी रहे, जरा इसको समझते हैं हम लोग। जब हम इस पर बात करते हैं तो हमें कुछ और चीजों पर डिस्कशन करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है साम्राज्य के पतन के कारण समझने चाहिए कि साम्राज्य के पतन का क्या कारण रहा, साम्राज्य के पतन का परिणाम क्या हुआ, और भविष्य के इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इसको हम ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य के पतन पर अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की क्या भूमिका थी, इसको हमने पढ़ा। औरंगजेब के पतन में संस्थागत कारक कैसे जिम्मेदार हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, बाह्य सभी कारकों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, और राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य परिणाम जो आए मुगल साम्राज्य के पतन के, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और आगे के इतिहास पर इनका जो प्रभाव रहा, उसमें खासतौर से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना और औपनिवेशिक शासन की स्थापना होना, ये सबसे प्रमुख कारण रहा। तो रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या रहा, पॉलिटिकल रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव रहा, इकोनॉमिक रहा, सोशल रहा, रिलीजियस रहा। हम औरंगजेब को भूल जाए कि औरंगजेब का भी कोई इसमें रोल है। यहां जहां जहां औरंगजेब का नाम आएगा वहां वहां हम देखते रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन क्या हुआ, तो कॉन्सिक्वेंसेज को भी हमने 4 कैटेगरी में बांट रखा है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है और मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे ये कैसे रहे। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, ये क्या है, इंपैक्ट ऑन फ्यूचर हिस्ट्री, भविष्य के इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल हुआ, औपनिवेशिक शासन सफल हुआ, भारत में औपनिवेशिक शासन सत्ता की स्थापना हुई। सोशियो इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट हुआ, जो पहले से अलाइनमेंट चल रहा था वो रीअलाइंड हुआ, है ना, पुनर्स्थापना हुई, सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन हुआ। तो तो औरंगजेब के शासनकाल में जो मुगल सत्ता का क्षेत्रीय विकास अपने शिखर पर पहुंचा, वो मुगलों के पतन के बाद निरंतर खराब उत्तराधिकारी, बाहरी तनाव, इन सब कारणों से पतन हो गया। और 18वीं शताब्दी तक जाते जाते, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जाते जाते, मतलब कि आफ्टर द 1750, 1750 के बाद अगर आप देखेंगे तो मुगल सत्ता केवल प्रतीकात्मक रह गई, केवल दिखाने के लिए रह गई, केवल देखने के लिए रह गई। उसका एक अपना प्रतीकात्मक मूल्य रह गया, लेकिन उसका किसी भी तरह से कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रहा। शाह आलम तक जाते जाते, शाह आलम तक जाते जाते मुगल सत्ता बिल्कुल कमजोर हो गई, और उनके बारे में कहा जाने लगा कि सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ते पालम। तो शाह आलम की सल्तनत कहाँ से है, दिल्ली से पालम तक है। पालम बोले तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, और पुरानी दिल्ली, इस बीच में ही उनका शासन रह गया।
तो सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ते पालम, ऐसा कहा गया उनके बारे में। महान शासक रहे हो, है ना। तो सत्ता को कमजोर किया इन लोगों ने। अब अगर इनके कारणों पर भी हम स्पष्टीकरण चाहें कि भाई कौन कौन से संस्थागत कारक रहे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल कॉजेज रहे इन सबके पीछे, तो सबसे पहला कारक क्या रहा? सबसे पहला कारण रहा कमजोर उत्तराधिकारी, जो वीक सक्सेसर्स रहे। आप देखेंगे कि इनएफिशिएंट रूलर्स आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद कौन आएगा? बहादुर शाह आएगा, जहांदार शाह आएगा, फर्रुखियर आएगा, शाह आलम आएंगे। ये सब एक से बढ़कर एक नकारा शासक थे और ये रास रंग में डूबे रहते थे, सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। ना तो साम्राज्य के आंतरिक स्थिति से इनको कोई मतलब था, ना बाहरी स्थिति से कोई मतलब था। बस ये किसी तरह से अपना जीवन काटने में लगे हुए थे। इसका कारण क्या हुआ कि वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो कंटिन्यूअसली होने लगा। शाहजहां के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, वैसा ही वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ किसके बाद? औरंगजेब के बाद। और फिर वॉर ऑफ सक्सेशन की जगह किसने ले ली? दरबारी षड्यंत्रों ने ले ली। और जो लोग अगले सक्सेसर होने की दौड़ में रहते थे, वो दरबारियों को अपने फेवर में सेट करते थे और राजा को मरवा देते थे, क्षेत्रीय शक्तियों से राजा को मरवा देते थे। तो इस स्थिति में मुगल साम्राज्य आ गया, तो पतन तो होना स्वाभाविक था। तो कमजोर उत्तराधिकारी एक बहुत बड़ा कारण रहा मुगल साम्राज्य के पतन का। और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण ही क्या हुआ? कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण ही जो नोबिलिटी थी उसमें फैक्शनलिज्म आया, है ना। उत्तराधिकारी अगर कमजोर होगा या शासक कमजोर होगा तो कुलीन जो वर्ग है, जो नोबल क्लास है एम्पायर का, वो अपने प्रभाव को साम्राज्य में बढ़ाने के लिए षड्यंत्र करेगा, राजा के पास अधिक पहुंचने के लिए वो षड्यंत्र करेगा। तो वैसा वो कर रहा था, कुलीन गुटबाजी हुई, नोबल फैक्शनिज्म आया। उसके पीछे कारण था कोर्ट पॉलिटिक्स डिवाइडेड इनटू तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, अफगानी फैक्शंस। ये फैक्शंस जो है दरबार में नियोजित किए गए थे पहले अकबर के द्वारा और उनके बाद के शासकों के द्वारा। ये इसलिए नियोजित कर लिए गए थे क्योंकि शासक समझदार था, ताकतवर था, वो सबको उनका उचित जगह देकर रखता था और उनके बीच में भी अपनी गुप्तचर व्यवस्था को मेंटेन रखता था, जिससे उनके बीच में कोई गठबंधन ना होने पाए। लेकिन कमजोर शासकों के शासनकाल में ये ऐसे ग्रुप्स डेवलप होने लगे जिन्होंने समय समय पर अलग अलग शासकों का समर्थन किया और अलग अलग शासकों को कमजोर किया। अगला जो कारण आप इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं वो राइज ऑफ रीजनल पावर्स है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने क्या किया? साम्राज्य की स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया, क्योंकि वो लगातार लगातार कुछ ना कुछ संघर्ष करते रहेंगे। राइज ऑफ रीजनल पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पावर थे मराठा, जिन्होंने हमने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया मुगल सत्ता को। सिख थे, इन्होंने बहुत नुकसान, मैंने बताया कि सिख साम्राज्य का विस्तार उन्हीं हिस्सों में हुआ था जो कभी मुगलों के अधीन रहा करता था। जाटों का क्षेत्र विकसित हुआ। नवाब जो है बंगाल, अवध, हैदराबाद। मैंने पीछे की क्लास में, कल वाली क्लास में बताया था कि दो तरह के फैक्शंस हुए। एक वो हुए जो इंडियन थे, जिन पर कभी इनका शासन था, लेकिन केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के बाद उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। इनमें हमने बताया था कि आपको राजपूत मिल जाएंगे, इनमें मराठे मिल जाएंगे, इनमें जाट मिल जाएंगे, इनमें सिख मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी रहे जो, ये तो वो रहे जो इंडिया के थे और मुगल सत्ता ने उन पर कब्जा कर रखा था, मुगल सत्ता कमजोर है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। कुछ ऐसे भी थे जो मुगलों के ही अधीन शासन कर रहे थे, मुगलों के गवर्नर के रूप में शासन कर रहे थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब जो क्षेत्र थे ये उसके अधीन ही शासन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई, वैसे वैसे ही अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर से रिहायर करने लगे और इस तरह से मुगल सत्ता के कमजोर होने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में एक बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने विकसित करी थी, जिसे हम कहते हैं मनसबदारी एंड जागीरदारी। पीछे हम लोगों ने बात करी थी। तो मनसबदारी व्यवस्था साम्राज्य को संगठित करने में, साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये मनसबदारी व्यवस्था धीरे धीरे करके क्या हुई? खराब होती गई। क्यों? मैंने बताया, मनसबदारों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती गई और उनको देने के लिए जागीरों की कमी होने लगी, जिसको हम जागीरदारी क्राइसिस कहते हैं। तो ये क्या हुआ? इम्बैलेंस बिटवीन मनसबदार्स एंड अवेलेबल जागीर्स। तो जागीर और मनसबदार के बीच में इंबैलेंस क्रिएट हुआ। परिणाम क्या हुआ? जागीरदार एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अपने बेनिफिट, उनको खराब जागीर मिली, पैसा उनको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो किसानों का शोषण करेंगे तो किसान विद्रोही हो जाएंगे, है ना। ट्रिगरिंग अग्रेरियन अनरेस्ट, कृषक विद्रोह हुआ औरंगजेब के काल में और उसके बाद के शासन काल में। परिणाम आपके सामने है, मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। तो ये जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी शासन की, वो भी पतन के लिए जिम्मेदार हुई। पतन के लिए कैसे जिम्मेदार हुई? क्योंकि कोई भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी अगर खराब तरीके से संचालित की जाएगी तो वो फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाने लगेगी। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, सब कुछ समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जिसको आज आप बहुत अच्छा मान रहे हैं वो कल को बहुत खराब भी हो सकता है।
है ना, जो कार आपको बहुत अच्छे से चलने में मदद कर रही है, बिगड़ जाए तो उसको आप धकेल नहीं पाइएगा। साइकिल चलने में कष्ट देती है, लेकिन बिगड़ जाए तो धकेल के ले भी जा सकते हैं उसको आप, है ना। तो जो कुछ भी अच्छा है वो कब बुरे में बदल जाए और जो बुरा है वो कब अच्छे में बदल जाए, वो कोई नहीं जान सकता। करेला बहुत बुरा लगता है बचपन में, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद वो आपकी जरूरत बन जाता है तो आपको अच्छा लगने लगता है। सब कुछ समय काल परिस्थितियों के अधीन हो रहा है। समय काल परिस्थितियों से मुक्त केवल भगवान है, जो अकाल है, जो महाकाल है, वही काल से मुक्त है, बस। तो अगला कारण क्या रहा? अगला एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या रहा? ओवर सेंट्रलाइजेशन। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज था। एक्सेसिव मिलिट्री कैंपेन्स स्ट्रेंथ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज स्पेशली इन डेक्कन। तो ये बहुत बड़ा समस्या रहा, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अत्यधिक सैन्य अभियानों ने प्रशासनिक क्षमताओं पर ज्यादा दबाव डाला, विशेष रूप से दक्कन के सैन्य अभियानों ने, और जिसके कारण से मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे अगर जाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार रहे। जो आर्थिक कारण इसके लिए जिम्मेदार रहे वो कैसे रहे? अर्थव्यवस्था हमने बताया कि सभी तरह के परिवर्तनों का मूल परिवर्तन है। पैसा बदलेगा, सब बदल जाएगा। आपके पास पैसे आएंगे, आपका चाल ढाल बदल जाएगा, आपके दोस्त मित्र बदल जाएंगे, आपका कपड़ा लत्ता बदल जाएगा, आपका खाना पीना बदल जाएगा, आपका गाड़ी बंगला बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ के बदलाव के केंद्र में क्या है? पैसा है। तो इकोनॉमिक कॉजेज भी आ गए। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या हुआ? एग्जॉस्टिव मिलिट्री कैंपेन्स, बहुत ज्यादा खर्चे करने वाले व्यापक सैन्य अभियान किए गए। जिन क्षेत्रों में मुगलों ने सैन्य अभियान किए, औरंगजेब ने सैन्य अभियान किए, उन क्षेत्रों के बारे में इनके पास जानकारी का अभाव था, जिसके कारण से इनके द्वारा किए गए सैन्य अभियान न सिर्फ लोगों की हानि करते थे, जन की हानि करते थे, बल्कि धन की भी बहुत हानि करते थे। और ये सारा पैसा जनता की गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स का पैसा था, जिसके कारण से जनता में असंतोष आना संभव था। और व्यापक सैन्य अभियान हुआ, एग्रेरियन डिक्लाइन हुआ, कृषि में गिरावट आई। क्यों आई? क्योंकि आप बहुत हैवी टैक्सेशन और ऑपरेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज बनाएंगे, और जो ऑपरेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज हैं ये क्या करेंगी? ये तमाम तरह के विद्रोहों को न्योता देंगी। आपने री इम्पोजिशन ऑफ जजिया किया, इसलिए किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत थी। फ्रीक्वेंट फेमाइन आए, और प्रेजेंट्स रिवोल्ट भी इसमें जिम्मेदार रहे। आप ज्यादा टैक्सेशन करिएगा, किसानों को दिक्कत होगी, वो विद्रोह करेंगे, विद्रोह करने में क्षेत्रीय नेता भी उभरेंगे, जो सही है उसका साथ देने वाले कोई ना कोई लोग खड़े ही हो जाते हैं। इसी तरह से जाटों का अस्तित्व विकसित हुआ, जो कभी सत्ता में नहीं थे, लेकिन मुगलों के पतन के बाद उन्होंने एक अलग राज्य बना लिया। सिखों की भी वही स्थिति, आपने परेशान किया, उन्होंने राज्य बना लिया। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड भी हुआ, क्योंकि इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए शासन सत्ता का शांत होना बहुत जरूरी है, शासन सत्ता में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। तो राजनीतिक अस्थिरता जो हुई, बार बार विद्रोह हुए, बार बार आक्रमण हुए, इसके कारण से जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर बाधा आई। और साथ ही साथ इस टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने था वो था यूरोपियन कंपनीज, जो कि धीरे धीरे आपके ट्रेड कॉमर्स पर कब्जा कर रही थी। इधर सोचने के बजाय आप फालतू के कामों में लगे हुए थे, जिसके कारण से आपका डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, डिसरप्टेड इंटरनल ट्रेड रूट्स रहे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज रही जिन्होंने की मेन कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे कंट्रोल कर लिया, और खासतौर से उन सेंटर्स को कंट्रोल किया जहां से आपका फॉरेन ट्रेड ऑपरेट किया जाता था। ये सारे परिणाम रहे, ये सारे कारण रहे, जिसके कारण से आप इकोनॉमिकली वीक हुए, और इकोनॉमिकली वीकनेस ने आपको आपके अगेंस्ट बहुत सारे राइवल्स खड़े किए, और अल्टीमेटली मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हुआ। सोशल रिलीजियस कॉजेज भी इसके पीछे जिम्मेदार रहे। सोशियो रिलीजियस कॉजेज कैसे जिम्मेदार रहे वो भी आप देखिए। सोशियो रिलीजियस कॉजेज में रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब रहा, जिसके कारण से पीछे हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं। और जो की ग्रुप से राजपूत, सिख और मराठा, इनके साथ इनका एलिनेशन हुआ, और जो सोशल हार्मोनी थी और उसको उसको वो ब्रेकडाउन हुई, जिसके कारण से अपराइजिंग ऑफ पीजेंट्स हुआ, अपराइजिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हुआ। ये अपराइजिंग्स जो हैं इन्होंने भी मुगल सत्ता को कमजोर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करी। अगर आगे हम चलें और भी कारणों पर चर्चा करना चाहें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जिम्मेदार रहे, जैसे पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स रिवोल्ट, जिसमें जाट हैं, सतनामीज हैं, सिख हैं, मराठास हैं, रजिस्टर्ड ऑपरेसिव मुगल पॉलिसीज, जो मुगलों की ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट इन सारे लोगों ने रिवोल्ट किया, और इस रिवोल्ट का रिजल्ट ये हुआ कि मुगल सत्ता और कमजोर हो गई। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसके लिए जिम्मेदार रहे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेजन। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, और नादिर शाह ने इस कदर लूटा दिल्ली को कि दिल्ली का खोखलापन पूरी दुनिया में साबित हो गया कि दिल्ली में अब कुछ बचा नहीं है। और नादिर शाह ने बंधक बना लिया
और बंधक बनाकर पूरी दिल्ली को लूटा, कत्लेआम किया, और जो शाहजहां का पीकॉक थ्रोन था वो भी उठाकर ले गया। तो बहुत सारा पैसा लेके गया। बाद में स्टोरी बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आगे चलकर 1748 से 1767 के बीच में अहमद साहब दाली अपने आप को मानता था, अहमद साहब दाली उत्तराधिकारी था नादिर शाह का। इसे मानता था कि जिन देशों को नादिर शाह ने जीता है वो इसे टेक्निकली हमारे हैं। बार बार छापेमारी करता रहा, लूटपाट करता रहा। उसने दिल्ली सल्तनत को, उसने मुगल सत्ता को तो कमजोर किया ही किया, उसने मराठों को भी कमजोर कर दिया। और अहमद साहब दाली वो फैक्टर है जिसके कारण से आप ये कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी रूलिंग की शुरुआत हुई, यूरोपियन एक्सपेंशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को सफल बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो अहमद साहब दाली है। अहमद साहब दाली नहीं होता तो यूरोपियन सत्ता कभी भी भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर पाती। अहमद साहब दाली ने मराठों को कमजोर किया, मराठों की कमजोरी का लाभ उठाया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने बंगाल को तो हरा ही दिया था, मराठों को भी हरा के सत्ता स्थापित कर ली। और खोखलापन साबित हो गया ना। जैसे 1761 में मराठे हार गए, वो कमजोर पड़ गए। 1764 में दिल्ली का सम्राट हार गया, अवध का नवाब हार गया, बंगाल का नवाब हार गया। अंग्रेजों को बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा कि मैदान साफ है और अब इसको जीत लेने में ही समझदारी है, और उन्होंने बहुत तेजी से भारत को जीत लिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मुगल सत्ता के पतन का परिणाम क्या रहा और भविष्य के इतिहास पर उसका प्रभाव क्या रहा। मेंटोरियम आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में भेजें, उत्साहवर्धन करें, है ना। मेन पॉइंट इज दिस कि आप उत्साहवर्धन करें। और आपके लिए बहुत यूजफुल लेक्चर्स आ रहे हैं। ये जो आपको स्लाइड्स मिल रही हैं, जो आपको नोट्स कंटेंट मिल रहे हैं, इन्हीं को डिट्टो लिख के आ जाइए, आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करके उस बुक को ले सकते हैं। धन्यवाद।